नमस्कार, मैं विनीत सर आप सभी का AKVR 555 क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी पहली क्लास होगी ये केमिस्ट्री की 10th क्लास की क्लास होगी। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको हम जीरो लेवल एक बेसिक होता है, बेसिक से भी बेसिक लेवल से हम उठा करके पढ़ाएंगे जिससे आपको रासायनिक समीकरणों को बनाना और उनको संतुलित करना आसानी से समझ में आ जाएगा। गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आपको केमिकल इक्वेशन से प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही साधारण तरीके से बताएंगे, खासतौर पर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो और भी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो क्लास 10th के लिए हम साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से तो ये 10th में बेस्ड है, लेकिन इसे दूसरी क्लास के भी लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं अध्याय पहला। जो अध्याय फर्स्ट है हमारा वो क्या है? रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। अब इसके अंतर्गत हम और भी सारी चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले ये जान लें कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके अंतर्गत जो टॉपिक होते हैं उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक होता है। अगर आप किसी भी चैप्टर के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं अगर आप उनको अच्छे से भली प्रकार समझ रहे हैं तो आपको एक फायदा होगा कि जैसे आपके चैप्टर में 10 टॉपिक हैं तो 10 में से आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारे 8 टॉपिक हमको बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, लेकिन 2 टॉपिक हमको पता ही नहीं है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन पे आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे। इसलिए जैसे चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कुछ भी पढ़ रहे हैं, किसी भी चैप्टर के अंतर्गत जो टॉपिक है उनके नाम जरूर हमें पता होना चाहिए। इससे हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, कौन सा हमारा ठीक ठाक है, तो हम किसको कितना ज्यादा समय दें। तो हम किसी जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो भी हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। ये हमारी बोर्ड पे ऑनलाइन पहली क्लास है, देखना इत्मीनान से अगर आप पूरी क्लास देख लेते तो आपको केमिस्ट्री में कभी समस्या नहीं आएगी। तो इसमें क्या है, हम सबसे पहले टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं, फिर एक एक करके सबको पढ़ते चले जाएंगे। अब आपको भी पता चल जाएगा कि हमारे इस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं। यकीन मानिए अगर ये आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से कोई भी कहीं से भी पूछ लेगा, आप तुरंत जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम इसके अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम हमेशा की तरह जो हमसे पढ़ चुके हैं वो तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले हम यही सीखेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं सबसे पहले हम ये सीखेंगे। उसके बाद अच्छा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब हम एक या एक से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो कुछ नया चीज बन जाता है, मूल पदार्थ से एकदम नया, तो उसी को हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो उसके कुछ ना कुछ तो लक्षण होते होंगे, कैसे पता चलेगा कोई अभिक्रिया हो गई? हमने लोहे की कील रखी, काफी दिन से रखी थी, पहले तो सफेद थी, अब देख रहे हैं कि भूरी हो गई है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि भाई ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई? हम दूध रखा था, कुछ देर बाद देखे तो हल्का हल्का व्हाइट से येलोपन हो गया और देखे स्वाद लिए तो खट्टापन हो गया, कैसे पता चला गया अभिक्रिया हो गई? हमारा खाना डाइजेस्ट हुआ, रोटी खाए, खाना हमारा एकदम से डाइजेस्ट हो गया, अब हमको कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई? तो उसको हम समझेंगे, इसके लिए एक लक्षण होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के क्या लक्षण है आपको पता चलेगा। ठीक है, इसके लक्षण के लिए हम देखेंगे क्या? सबसे पहले रंग का बदलना। अगर रंग बदल जाता है तो आप समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग का बदलना, उसके बाद गैस का निकलना। अगर ठीक है कोई भी चीज रखी है आपके घर में सामान, अगर उसमें गैस निकालना शुरू हो गई तो इसका मतलब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवक्षेप का बनना। अच्छा, अवक्षेप क्या होता है? ये जब हम ब्रीफली समझ में आएगा जब हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाएंगे। ठीक है, अवक्षेप क्या होता है? जैसे आप चाय बना रहे हैं, दूध डाल दिए, उसमें चीनी भी डाल दी, दूध भी, चीनी सब कुछ मिल गया, अब जब उसमें चाय पत्ती डालेंगे तो चाय का कलर तो उसमें पूरा आ जाएगा, लेकिन जो चाय पत्ती नीचे तली में बैठ जाएगी, वही क्या होता है? अवक्षेप होता है। अवक्षेप जब रिएक्शन होती है तो अवक्षेप जो है वो तली में जाकर बैठ जाती है, वो जल में घुलती नहीं है। इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। उसके बाद देखिए और क्या बचा? रंग का बदलना, गैस का निकलना, अवक्षेप, और उसके बाद ताप परिवर्तन। अगर तापमान में भी बदलाव होता है तो भी हम क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ताप में परिवर्तन, इनके बारे में एक एक करके हम उदाहरण अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो और उसके बाद क्या हुआ? रंग का बदलना हुआ, गैस का निकलना हुआ, अवक्षेप बनना हो गया, ताप में परिवर्तन हो गया, और एक बचा अवस्था परिवर्तन। क्या अवस्था? अगर कोई ठोस है, द्रव या गैस में हो जाता है तो भी हम कहेंगे कि क्या? कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। जब आप इतना कुछ समझ जाएंगे
तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि रासायनिक शब्द अभिक्रियाओं को, ठीक है हम समझ गए कि क्या लक्षण होंगे, कैसे होते हैं। तो उसके बाद हमको ये समझना होगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित कैसे करेंगे, उनके प्रतीकों से। जैसे हाइड्रोजन है तो हम उसको H2+ ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे O2 से, उसके बाद फिर H2O जल का निर्माण होगा, तो उसको प्रदर्शन कैसे करेंगे, यही मुख्य हमारा टॉपिक होगा, रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रदर्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण का संक्षिप्त प्रदर्शन ये पढ़ेंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के संक्षिप्त प्रदर्शन पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम उनको प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, तब देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब देखिए इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंतर्गत हम सब 6 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है क्लास 10 में, ठीक है। हम चाहे यहाँ पर एक इतनी जगह और भी ले सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहली अभिक्रिया जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या? योगात्मक अभिक्रिया, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसके बारे में अभी हम पढ़ाई करेंगे। वियोजन अभिक्रिया, देखो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे कोई भी दो चीज है या आपस में मिलकर के एक हो जाए तो समझ लीजिए संयोजन अभिक्रिया। फिर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा भी हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे हो, अब ये ABCD करके एक हो जाए, एक यौगिक बना ले, तो ये वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया होती है, सॉरी, ठीक। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूट करके अलग होना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ करके एक होना, अब वियोजन का मतलब होता है टूट करके अलग। किसी चीज को तोड़ने में एनर्जी जरूर लगती है, तो कहने का मतलब ऐसे ABCD करके रहेगा ABC। अब हम क्या करेंगे, यानी कि यौगिक रहेगा। एक चीज ध्यान से समझिएगा, चीजों को समझ पाएंगे तभी लिख पाएंगे। कोई यौगिक के फॉर्म में होगा, एक से अधिक तत्व रहेंगे, एक टूट करके अलग हो जाएंगे, या AB+C बन सकता है, या फिर ABC तीनों अलग हो सकता है, या फिर AC बन जाए, B अलग हो जाए, है ना। एक यौगिक होगा वो टूट करके कई हिस्सों में बटेगा, इसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसको तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। क्या? ऊष्मा, यानी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अब किसी को तोड़ने के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता पड़ेगी, कक्षा 10 में हम 3 तरह की ऊर्जा देंगे, यानी कि किसी चीज को अपघटित करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें 3 तरह से ऊर्जा देना पड़ेगा। एक कैसे, एक हम उसके सामने कुछ जला दें और गर्म होते होते अलग हो जाएगा, इसे कहते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। या तो फिर हम क्या करें, सूर्य के प्रकाश में रख दें, सूर्य का प्रकाश पड़ते पड़ते उसमें रिएक्शन हो जाएगी, तो इसे कहते हैं प्रकाशीय अपघटन, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। या तो फिर हम क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, उसको पानी वाले में घोल लें, एक विलियन सॉल्यूशन तैयार कर लें, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दें और वो विघटित हो जाए, तो भी कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। इस तरह से वियोजन अभिक्रिया को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इसे कहते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन बोले या अपघटन, ऊष्मीय अपघटन बोल सकते हैं या वियोजन अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम हीट देंगे और अभिक्रिया हो जाएगी। बी नंबर पे आप समझ लीजिए, ऊष्मीय वियोजन के बाद प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद आप समझेंगे यहाँ पे विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया या वियोजन, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन और अपघटन में अंतर मत लगाएंगे, ठीक है, सेम होता है। तो ये किस तरह से 3 अभिक्रिया हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत, जबकि हम अभी तक हम सिर्फ कितनी अभिक्रिया पढ़े, सिर्फ 2 अभिक्रिया पढ़े। तीसरा हमारा जो होगा ये होगा क्या, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। विस्थापन अभिक्रिया के भी 2 हिस्से होते हैं, एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। हम कोई भी अभिक्रिया भी उस तरह ब्रीफ से नहीं पढ़ेंगे जब तक हम समीकरणों को बनाना नहीं सीख लेंगे, तभी ये चीजें हमको समझ में आएगी, अन्यथा हम किताब की तरह या अन्य जगहों की तरह पढ़ते चले जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब हम ये तीसरी अभिक्रिया खत्म कर लेंगे तो उसके बाद हम देखो एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए ए है, ये यहाँ पे कोई BC है, ठीक है, समझिएगा मेरी बात। यहाँ लेकिन ये क्या है, बहुत अधिक रिएक्टिव मेटल है, ये क्या करेगा, बी को हटा देगा, चलो यहाँ से हट,
तो फिर ये बना लेगा ए से अब बी को अलग कर देगा। इसी को क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन ये क्या रहेगा, इससे ज्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए। उसी तरह जब द्विविस्थापन अभिक्रिया रहेगा तो उसमें क्या रहता है, एक में ए बी रहेगा, एक में सी डी रहेगा। इस तरह से दोनों यौगिक होंगे, इसमें एक तो तत्व रहेगा, एक तरफ यौगिक रहेगा। अभी इसको तत्व यौगिक जब बताएंगे तो आराम से समझ में आएगा। इसमें क्या होगा, दोनों तरफ यौगिक होगा। जब द्विविस्थापन पढ़ेंगे इधर भी यौगिक और इधर भी यौगिक। उसके बाद क्या होगा, ये ए वाला सी को हटा करके एडी बना लेगा, और ये डी, ये बेचारा जब सी हट गया तो सी सीधा बी के पास चला जाएगा और बी सी बना लेगा। इस तरह से ये अभिक्रियाएं होंगी, यानी कि द्विविस्थापन में दोनों यौगिक होंगे और एकल विस्थापन में एक यौगिक और एक तत्व होगा। इसको हम समझेंगे, समझ के पढ़ेंगे, कभी दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही एग्जाम्पल ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, हजारों एग्जाम्पल आप बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक जब हम पढ़ चुके हैं तो हम थोड़ा उसके आगे चलते हैं। ठीक, चौथा हमारा जो अभिक्रिया होगा ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या, ऊष्माक्षेपी। यूपी बोर्ड को तो बहुत पसंद है, हर साल पूछता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बड़ा लगाव है इससे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। पांचवें नंबर पे है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अभिक्रियाएं क्या होती हैं इनके बारे में भी समझेंगे। जब हम कोई दो चीज अचानक मिला तो हीट हो जाए, एकदम हीट हो जाए तो समझ लीजिए ऊष्माक्षेपी, जिससे ऊष्मा निकले। दो चीज डालो अचानक गर्म हो जाए तो समझे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखो ऊष्माशोषी क्या होता है, जब उसमें ऊष्मा डाले तो अभिक्रिया होती है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। अंत में एक अभिक्रिया और बचेगी आपका, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसे कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। अब यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण अपचयन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स इसलिए कहते हैं, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या, ऑक्सीडेशन। और वो अपचयन को कहते हैं रिडॉक्स, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें आरएडी लिया गया, इसमें ओएच लिया गया। ठीक है, तो इसलिए हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसको इस नाम से भी जानते हैं, हालांकि ये ऑक्सीकरण अपचयन से ही पूछा जाता है। ये 5 टॉपिक इस तरह से आप समझ लिए कि रासायनिक अभिक्रिया कितनी। अब इसके बाद जैसे आप ऑक्सीजन से रिएक्शन ऑक्सीकरण पढ़िए तो 2 टॉपिक आपको और पढ़ना होता है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अंत में आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे संक्षारण, कोरोजन, संक्षारण पढ़ लेंगे और विकृत गंधिता। बस इतना ही पढ़ना है आपको। अगर आप विकृत गंधिता, ठीक है, ये तीन वस्तुओं का ऑक्सीकरण से संबंधित होता है, तो बस इतना टॉपिक आपको इतना आप पढ़ लेते हैं तो हमारी क्लास कोई नहीं है जो आपको फंसा देगा पहले चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर उसके लक्षण के कौन कौन से हैं, ये 5 लक्षण हैं, इन 5 लक्षणों के एक एक एग्जांपल सीख लीजिएगा। उसके बाद रासायनिक समीकरणों का संक्षिप्त प्रदर्शन, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको आ गया, यही हमारा पढ़ाने का मेन उद्देश्य ही है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में 6 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़नी है। ठीक है, जिनका सीधा से यहाँ से संबंधित होगा। क्या, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत 3 पढ़ेंगे क्योंकि ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा 3 तरह से देंगे, एक ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, एक प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, एक विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद आप विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया जो होगी ये 2 प्रकार की होगी, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ना, ऊष्माशोषी और ऑक्सीकरण अपचयन। बहुत छोटी-छोटी रिएक्शन, 2-2 लाइन की रिएक्शंस हैं और छोटे-छोटे एग्जांपल हैं, आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको संक्षारण और विकृत गंधिता पढ़ लेना है, आपका ये टॉपिक एकदम से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले कि हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ें, सिर्फ हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है आज हम ये पढ़ाएंगे और कुछ समीकरणों को बनाना सीखेंगे। उसके बाद से फिर हम इनको एक एक बारी से करके सीखेंगे। फिर देखिए चैप्टर को पढ़ने में कितना मजा आता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम परिभाषा से थोड़ा उदाहरण से समझाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, जो जो चीज समझाते चल जाएगा समझ लेना है। ठीक है, जितनी भी गैसें होती हैं, जितनी भी गैस होती है वो अणु के फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, अक्रिय गैसों को छोड़कर, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन कभी अकेले रहेगी तो हमेशा Cl2 लिखिएगा, ऑक्सीजन कभी रहेगी तो हमेशा O2 लिखा जाएगा, अणु के फॉर्म में रहता है, 2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ब्रोमीन को लिखना है तो आप Br2 ही लिखेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन को लिखना है तो आप हमेशा N2 लिखेंगे। ये सब इस तरह के फॉर्म में रहेगा। देखिए NaCl होता है,
ये यौगिक के फॉर्म में भाई सोडियम के साथ है इसलिए Cl है, लेकिन अगर अकेले Cl लिखेंगे तो हमेशा Cl2 रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसको अब देखिए यहाँ पे समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। देखिए क्या होता है, तो हाइड्रोजन को हम क्या लिखेंगे, आके भाई ये गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है तो हम अकेले तो लिखेंगे नहीं, H2 लिखेंगे, ऑक्सीजन है O2 लिखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो मिलाएंगे तो जल का निर्माण होगा H2O। अब ये सोचिए कि ये H2 है, यहाँ पे तो H2 है, लेकिन ये O आके एक कैसे हो गया, O तो यहाँ 2 था तो H2O2 होना चाहिए। लेकिन देखिए कैसे, आपको ये चीज सिखाना है हमें कि हाइड्रोजन में एक धनात्मक आयन होता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने स्थायित्व को प्राप्त करता है, जबकि ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो 2 इलेक्ट्रॉन उसे कहीं से मिलते हैं तो वो स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। जितने भी यौगिक बनते हैं सब ये इलेक्ट्रॉन त्यागना और ग्रहण करने का ही पूरा चक्कर होता है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन कह रहा भैया हमको 2 चाहिए तभी हाइड्रोजन हमारे साथ आ सकते हो, तो हाइड्रोजन बोला कि यार ठीक है चलो हम एक और अपना परमाणु ढूंढ के लाते हैं। फिर ये क्या करेगा, एक इसको दे देगा एक इसको दे देगा, ये देने से ये स्थायी हो गया, ये देने से ये स्थायी हो गया, इसको दोनों मिल गए। इसलिए ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन को रहना है तो कम से कम 2 हाइड्रोजन साथ में होना चाहिए, इसलिए H2O हो गया। अब देखिए इसी को संतुलित कैसे करेंगे, भाई यहाँ पे 2 परमाणु थे, यहाँ पे भी 2 करने के लिए पीछे 2 हमने किया, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में हाइड्रोजन 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 दूना 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 कर दिया जाए, यही इसकी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम साथ में मिलाते हैं तो अब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या जल का निर्माण होता है। अब ये कैसे रासायनिक अभिक्रिया हो गई, देखिए रासायनिक अभिक्रिया ये बताती है कि जब हम कोई 2 चीज मिलाते हैं आपस में तो जो नया उत्पाद बनता है उसका मूल पदार्थ से उसकी जो प्रकृति होती है, रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं वो बदल जाते हैं। देखिए हाइड्रोजन बहुत तेज जलता है, बहुत ही कह सकते हैं कि विस्फोटक होता है। ऑक्सीजन क्या करता है, किसी भी चीज को और तेज जलाने में हेल्प करती है, जहाँ ऑक्सीजन ना हो वहां तो आग भी नहीं लगती है। सोचिए ये बहुत तेज जलता है और ये जलाने में हेल्प करता है, लेकिन इन दोनों के संयोग से बना जो जल है वो क्या करता है, आग को बुझाता है। कितना डिफरेंट है इनके, ठीक है, प्रकृति में रासायनिक गुण में कितना डिफरेंस है। इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नया उत्पाद बनाते हैं तो इससे इनकी जो मूल प्रकृति होती है, रासायनिक गुण होते हैं वो भिन्न हो जाते हैं, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट। अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को अभिकारक कहते हैं और जो नया चीज बना है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो ठीक है, हम इस बात को यहाँ पे लिखते हैं एक या एक से अधिक, समझिएगा, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पदार्थ। अच्छा हम पदार्थ क्यों ले रहे हैं, पदार्थ इसलिए ले रहे थे कि तत्व भी हो सकता है या फिर यौगिक भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे पदार्थ दिया। इसका भी मतलब है एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसकी प्रकृति, जिसके भौतिक व रासायनिक गुण, भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं। भौतिक या रासायनिक गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गई होगी बात ना, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसके अन्य उदाहरण हम और भी जान सकते हैं, जिसके अन्य उदाहरण क्या है, जैसे भोजन का पकना, ठीक है, भोजन पक जाता है, ठीक है, उसका पकना, भोजन का पचना भी, ठीक है, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के अन्य उदाहरण है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, हम उसको भी देख सकते हैं। सामान्य तौर पर जो उदाहरण जो विज्ञान में जो एनसीईआरटी में दिखाया गया है उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे क्या, श्वसन क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया। जो हम सांस लेते हैं ये ऑक्सीजन जा करके हमारे कोशिकाओं के
जो जीव द्रव्य है वहां पर रिएक्शन करके हमें ऊर्जा देती है। तो इस तरह से श्वसन एक ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया है। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप समझ लीजिए, अन्यथा बताया जाएगा। इससे उस ऊर्जा निकलती है। प्रकाश संश्लेषण, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये बहुत पेपर में पूछा जाता है बहुविकल्पी में। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण भी पौधों को प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना ऊर्जा ग्रहण पाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो ये भी क्या है, एक ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया है। और उसके बाद क्या है, दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, लोहे में जंग लगना, ठीक है, लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के अन्य उदाहरण है। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। इसलिए अब आप समझ चुके रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। एक या एक से अधिक पदार्थ जब परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसके भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप समझ चुके होंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब हम उनके लक्षण, रंग, गैस के अवशय को सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम समीकरणों को बनाना सीख लेते हैं भली प्रकार से। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से हटाते हैं। आज देखिएगा आपको कैसे बनाना होता है, ये आप सीख जाएंगे, कैसे बनती हैं रिएक्शंस। ठीक है, इसके बारे में जानने के लिए हम आपको कुछ चीजें ऐसा बताएंगे जो आपको आगे मिलेंगी, लेकिन उसको यहीं पे जान लेना आवश्यक होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा देख रहे हैं वीडियो हमारी चल रही है या फिर बंद हो गई, क्योंकि हम अकेले हैं। ठीक है, वीडियो तो कंटिन्यू है, तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको अभिक्रियाशीलता पता होनी चाहिए। ठीक है, या तो फिर और भी कुछ बता देते, इसको यहाँ से हटाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ धातु लेते हैं। धातु क्या होता है, धनायन बनाते हैं। गैसें क्या होती हैं, ऋणायन बनाती हैं। इन्हीं का रिएक्शन साथ में होता है, तभी क्या बन जाता है, यौगिक बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए सोडियम आयन, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, आयन रहेंगे सब, सोडियम आयन। सोडियम आयन में एक धनात्मक आयन होता है, एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और अपने आप को स्थायी प्राप्त करता है, अब बाहर कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन समझते चले जाइएगा, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आयन। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम समझ लीजिए, यहाँ पे मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम को Mg में 2 धनात्मक आयन होता है। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम ले लीजिए, एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, एल्यूमिनियम आयन को क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम में 3 धनात्मक आयन होते हैं। ठीक है, उसके बाद लेड ले लीजिए, लेड को क्या लिखते हैं, Pb, इसमें 2 धनात्मक आयन होते हैं। उसके बाद कॉपर, आप कॉपर ले सकते हैं, कॉपर में Cu में 2 धनात्मक आयन होते हैं, इसी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन आप कुछ लिख दे रहे हैं, आप इसको गूगल से निकाल के भी समझ सकते हैं। उस तरह गैसों में क्या होता है, जैसे क्लोरीन में क्लोराइड, ठीक है, इसे क्लोराइड आयन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया OH में हाइड्रोक्साइड आयन, उसके बाद इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड, समझते चले जाइएगा, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जहां लिखा रहेगा आप OH रहेगा। ठीक है, उसके बाद कार्बोनेट समझ लीजिए, क्या, कार्बोनेट। कार्बोनेट में क्या रहता है, CO3, 2 ऋणात्मक आयन रहता है। उसके बाद होता है बाइकार्बोनेट, क्या होता है, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट में H लगा रहता है, HCO3 लिखा है, इसमें 1 ऋणात्मक आयन होता है। उसी तरह सल्फेट होता है, क्या, सल्फेट। सल्फेट में क्या लिखते हैं, SO4, 2 ऋणात्मक आयन होता है। उसी तरह हाइड्रोजन सल्फेट भी होता है, HCO, HSO4, इसमें 1 ऋणात्मक आयन होता है। इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट कहते हैं। अब देखिए जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ेगी हम लिखते चले जाएंगे, हम अभिक्रियाओं को करना, संतुलित करना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम, हमने कैल्शियम लिया। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे मिलते जाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने कैल्शियम लिखा ही नहीं था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैल्शियम। जैसे जैसे जो आते रहे, कैल्शियम में 2 धनात्मक आयन होते हैं। देखिए हम कैल्शियम और क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं, बताइए क्या बनेगा। कैल्शियम और क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, और इसको हम किस प्रकार अभिक्रिया के तौर पे लिखेंगे, कैसे समझिए। देखो कैल्शियम को Cl, ये धातु है, धातु को लिखने के लिए याद रखिएगा अकेले ही लिखा जाता है, इसको अणु फॉर्म में नहीं लिखा जाता। जबकि क्लोरीन एक गैस है तो इसको हम Cl नहीं लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कैल्शियम है, ये क्लोरीन है, अब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ तो बहुत, कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, CaCl2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा अभी कैल्शियम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो कैल्शियम भाई 2 इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा है, जबकि क्लोरीन जो है, यहाँ पे क्लोराइड लिखा था, यहाँ पे ये हमने क्लोराइड 1 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कम से कम इसको 2 लेने वाला ही कैल्शियम के साथ रह पाएगा, इसलिए जब क्लोरीन को ही रहना है तो दो क्लोरीन होना चाहिए, एक इसको दे देगा, एक इसको, इसलिए बना CaCl2। अब एक और देख लीजिए यहाँ पे,
जैसे हम कहते हैं पोटेशियम सल्फेट, समझिएगा, जैसे आ जाए पोटेशियम सल्फेट का रिएक्शन कराना है, पोटेशियम सल्फेट है, समझते चले जाइएगा। पोटेशियम सल्फेट का रिएक्शन जब हम करेंगे, पोटेशियम सल्फेट को मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हाँ मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं, सॉरी गलत हो जाएगा ये। अब यहाँ पे एक रिएक्शन और देख लेते हैं, जैसे पोटेशियम का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है ये जान लीजिए। देखिए अम्ल के बारे में जानना है तो अम्ल कम से कम 3 अम्ल के बारे में आपको जानते रहिए, यही तीनों ही अम्ल में 3 ही रिएक्शन में आती हैं। एक होता है HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और उसके बाद क्या होता है H2SO4 जिसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और एक होता है HNO3 जिसे क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। इनके बारे में जान लीजिए। तो यही है, देखिए पोटेशियम को क्या लिख देंगे, और सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या लिखेंगे? H2SO4। ये चीज यहाँ पे समझिएगा रिएक्शन कैसे होगी। अब पोटेशियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को विस्थापित करके पोटेशियम सल्फेट बनाएगा। अब पोटेशियम सल्फेट बनेगा तो क्या KSO4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए KSO4 प्लस हाइड्रोजन अलग हो गया, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सीधी सी बात है, धातु अम्लों से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ये अभिक्रिया गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए पोटेशियम जो होता है वो एक धनात्मक आयन होता है, जबकि सल्फेट के साथ गया ना, सल्फेट को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये क्या करेगा? अब भाई अगर पोटेशियम को सल्फेट के साथ रहना तो कम से कम सल्फेट को 2 इलेक्ट्रॉन दे, 2 आयन धनात्मक, तो इसके लिए क्या करेगा? पोटेशियम एक और होना चाहिए, एक इसको देगा एक इसको, इसलिए क्या बनेगा? K2SO4। पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला क्या बनेगा? K2SO4। यही चीज आपको समझाना है, हमें ये चीज बताना है। देखिए यहाँ पे K एक ही था, लेकिन अभिक्रिया के पश्चात हमें K2 लिखना पड़ा। इसी तभी हमको संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। क्यों संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है? उसका कारण यही आयन है, इधर से इधर मिलने के लिए कभी ज्यादा हो जाता है तो कभी कम, कम क्या होता है? ज्यादा ही होता है, और इसी को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। अब यहीं पे देखिए K हमारा 2 हो गया, बाकी SO4 इधर था, इधर भी है, H2 इधर भी, इधर भी। अब ये K जो हो गया इसी को कहते हैं संतुलित करना। यहाँ पे 2 लिख देंगे और इस तरह से ये हमारा अभिक्रिया हो जाएगा कि जब पोटेशियम का रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो पोटेशियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब थोड़ा सा समझ में आया होगा। एक रिएक्शन और समझ लीजिए, यहाँ से देखते हैं, इसको हटाते थे, यहाँ से जगह थोड़ा कम है ताकि हम, क्योंकि इधर से हमको बहुत कुछ बताना है आपको। जैसे हम कुछ रिएक्शन और देखते हैं, ठीक है। जैसे हम पहले एल्युमिनियम की क्लोरीन से अभिक्रिया करेंगे, समझिएगा। एल्यूमिनियम है, एल्युमिनियम है, ठीक है। एल्युमिनियम का रिएक्शन हम कराते हैं कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट, ध्यान दीजिएगा, कॉपर सल्फेट। अब बताइए इसको हम कैसे लिखेंगे और कैसे रिएक्शन संपन्न होगी, ठीक है। तो एल्युमिनियम को तो हम सीधा एल्युमिनियम लिख देंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा नहीं था सर, एल्युमिनियम लिखा। एल्युमिनियम में 3 धनात्मक है, यानी कि एल्युमिनियम के साथ वही रह सकता है जो एल्युमिनियम को 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इसके लेने की क्षमता रखता है। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर और चलो ठीक है, कॉपर सल्फेट ही लिखिए, CuSO4। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होगा, इसलिए होगा क्योंकि कॉपर में देखिए यहाँ पे 2 धनात्मक आयन होता है और सल्फेट में 2 ऋणात्मक आयन होता है, तो ये 2 देने वाले 2 लेने वाले, इसलिए CuSO4 होगा, ठीक है। अब इसके रिएक्शन देखिए कैसे होता है। एल्युमिनियम के साथ जब सल्फेट जाएगा, ये तो सभी को पता है कि भाई देखिए ये धनात्मक आयन होते हैं, ये भी धनात्मक आयन है, ये ऋणात्मक है, तो प्लस प्लस, यानी धातु धातु रिएक्शन कभी नहीं करती, धातु से सदैव अधातु ही रिएक्शन करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप समझेंगे, एल्युमिनियम के साथ सल्फेट जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा अब आपको विचार करना पड़ेगा। तो एल्युमिनियम सल्फेट के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा करके थोड़ा बताएंगे। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा, जबकि सल्फेट क्या कर रहा, 2 इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए। अब बताइए अब कैसे हो कि ये दे दे इसको, कोई जरिया नहीं समझ में आ रहा। तो ये क्या करेगा, एक एल्युमिनियम और ले लीजिए, तो ये भाई 3 3 6 हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा। जबकि SO4 ले लीजिए 3, SO4 कितना ले लीजिए 3, देखिए 3 3 6 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा, ये 2 2 4 2 6 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा। इसका मतलब क्या बना, एल्युमिनियम 2 रहेगा, SO4 क्या रहेगा 3 रहेगा। जब एक से अधिक तत्व रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, होल ट्वाइस से, होल थ्राइस लिखने की, 3 है ना, Al2SO4 होल थ्राइस लिखना पड़ेगा।
पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? Al2SO4 होल थ्राइस, ये लिखना पड़ेगा। और उसके बाद कॉपर बेचारा अकेला है तो इधर अलग हो जाएगा, इसको हम इधर कर देते हैं, कॉपर को अलग। अब ये बताइए एल्युमिनियम यहाँ एक था, इसको आयन हटा देते हैं ना, इसको समझाने के लिए लिखे आपको। अब यहाँ एल्युमिनियम एक था, यहाँ पे 2 हो गया। सल्फेट यहाँ SO4 अकेला था, यहाँ पे SO4 3 हो गया। इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। जब तक आप यौगिक बनाते समय आप दिमाग में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग AlSO4 लिख देंगे सीधा, एल्युमिनियम सल्फेट AlSO4 लिख देंगे, CO अलग कर देंगे, यही से उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। यही हमको समझाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, तो एक काम करिए SO4 यहाँ पे 3 है, तो SO4 यहाँ पे 3 लगा दीजिए, ठीक है। जब 3 लगा दिए तो SO4 हमारा 3 हो गया, लेकिन गलती क्या हुई, CO भी 3 हो गया, चलो हम इसको 3 कर देते हैं। अब यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है तो इधर 2 कर देते हैं, इसी तरह से बैलेंस हो गया। बहुत आसान होता है समीकरणों को बैलेंस करना और लिखना। हम इसमें इनमें सभी में अभिक्रियाओं की जरूरत पड़ेगी और हमको उदाहरण देना पड़ेगा। तो इससे पहले कि हम उदाहरण देना शुरू करें, सबसे पहले ये सीख लें, ताकि हमको यहाँ समझाने में, आपको याद करने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे अभिक्रियाओं किसी का भी उदाहरण आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी रिएक्शन दे देगा, आप एक के बाद एक अनेक एग्जाम्पल आप दे पाएंगे बिना सोचे समझे, ठीक है। तो आइए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और समझते हैं, ठीक। यहाँ पे ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं पोटेशियम ले लिए, ठीक है, ये पोटेशियम है। यहाँ पे जिंक सल्फेट ले लिए। अब देखिए ये जिंक सल्फेट, यहाँ पे क्या है, पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम, और यहाँ पे क्या है, जिंक सल्फेट है। आप देख पा रहे हैं जिंक सल्फेट। अब बताइए इसके साथ रिएक्शन कराना है। अब ये पोटेशियम क्या करेगा, जिंक को हटा करके पोटेशियम सल्फेट बनाएगा। लेकिन शायद सीधी सी बात क्या है, यहाँ पे हमको ऐसे नहीं कि SO4 लिख देंगे, गलत हो, जिंक सल्फेट में क्या बनेगा। तो देखिए या ये धनात्मक है, ये एक धनात्मक आयन होता है, ये 2 धनात्मक आयन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा क्या, पोटेशियम सल्फेट बनेगा। देखिए तो पता चल गया कि पोटेशियम सल्फेट में तो क्या KSO4 हो जाएगा, KSO4 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम में एक धनात्मक आयन होता है, यहाँ पे हमने लिखाया था कहीं पे, पोटेशियम में एक धनात्मक आयन होता है, पोटेशियम लिखा था यहाँ पे, ये यहाँ पे पोटेशियम में एक धनात्मक आयन होता है, जबकि SO4 सल्फेट में 2 ऋणात्मक आयन होता है। अब बताइए ये पोटेशियम सल्फेट KSO4 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि इसको चाहिए 2। सल्फेट यही कहेगा कि भाई 2 लेके आओ तभी हमारे साथ रहोगे, तो इसलिए एक पोटेशियम और होना चाहिए। तो इसके फार्मूला क्या बन जाएगा, K2SO4। लेकिन इसको लिखा कैसे जाता है, 9th में आपने पढ़ा होगा, एक आयन एक लिख दो, 2 है 2, फिर ये अच्छा लगा दिया जाता तो हो जाएगा क्या, K2SO4। आपको ये चीज आनी चाहिए, अगर ये नहीं आती तो फिर आपको समीकरण को संतुलित करना, यहाँ तक कि लिखना भी नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट और जिंक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ZN हो गई अभिक्रिया। और यहाँ पे पोटेशियम 2 हो गया, तो इसको 2 रख देंगे, तो इसी को कहते हैं संतुलित करना। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे आप देखेंगे रंग का बदलना, तो रंग का बदलना में जब आप क्रियाकलाप पढ़े होंगे पहले चैप्टर में केमिस्ट्री में, तो उसमें आपने ये देखा होगा, मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगी, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक परत में लिया है, उसमें जो कॉपर सल्फेट था, ठीक है, कॉपर सल्फेट का क्या था, विलयन था, यानी कि घुले हुए तौर पे, और आप क्या किए, लोहे की कील उसमें डाल दिए, ठीक है। तो देखो आयरन में आप क्या पढ़ेंगे, आयरन में एक होता है फेरस, Fe में 2 धनात्मक आयन होता है, उसे कहेंगे फेरस, क्या, फेरस। अब एक होता है फेरिक, समझिएगा, एक होता है फेरिक जिसमें Fe में 3 धनात्मक आयन होता है। तो जब लोहे में जंग लगता है तो वो फेरिक बनाता है, क्या, Fe 3 धनात्मक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ये लोहे की कील है, आपने इसमें डाला 20-25 मिनट, रंग बदल देगा, पहले ये हरा था, ठीक है, हरा रंग था ना, ये अपना कलर बदल देता है, ये सफेद रहता है तो ब्राउन हो जाता है, ये नीला हो जाता है। तो देखिए ये क्या होता है, नीले से हरा हो जाता है ये। अब देखिए कैसे, जैसे लोहे की कील थी, ठीक है, अब आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्शन करा दिया, तो क्या बनेगा, फेरिक सल्फेट बनाएगा, क्या बनाएगा, फेरिक सल्फेट। तो यानी कि जब जंग लगा तो Fe में 3 धनात्मक आयन होता है, सल्फेट में 2 ऋणात्मक आयन होता है, ये 3 और ये 2 जब तिरछा लगेंगे तो क्या हो जाएगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस, यानी क्या बन जाएगा, Fe2SO4 होल थ्राइस। किस लिए बना, क्योंकि जब फेरिक सल्फेट बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, फेरिक सल्फेट। यही चीज आपको समझना है, यही हमको समझाना भी है, अगर ये नहीं समझ में आता तब दिक्कत होता है। इसलिए क्योंकि फेरिक में देखिए, आप देखिए 3 धनात्मक आयन है, SO4 में 2 ऋणात्मक। अब कैसे इनको भाई, ये
विषम है, ये सम है, या तो दोनों को सम सम करेंगे तभी तो होगा। एक Fe और ले लेंगे तो भाई हो जाएगा 3 3 6, तो ये 2 2 4 2 6, 3 बार ये हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा Fe2SO4 बोथ राइट, और ये कॉपर अलग हो जाएगा। अब इसी को बैलेंस करना होता है, SO4 3 बार है, यहाँ पे 3 बार कर दीजिए, आयरन 2 बार है तो आप यहाँ पे 2 बार कर देंगे। इसी को कहते हैं समीकरण को लिखना और बैलेंस करना, ठीक है। और इसमें जो है जैसे ताप में परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, गैस का निकलना, इनमें सब क्या है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में देना रखना पड़ेगा कि कैसे क्या चीज़ बन रही है। जैसे आप ले लीजिए यहाँ पे कैल्शियम ले लीजिए, आपने यहाँ पे कैल्शियम लिया, ठीक है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, नहीं सॉरी यहाँ पे सोडियम ले लीजिए, Na ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। अब AlCl3 क्यों हुआ एल्युमिनियम क्लोराइड, क्योंकि देखिए एल्युमिनियम में 3 धनात्मक आयन होता है, तो इसको निकालना पड़ेगा हमें। देखिए एल्युमिनियम में आपने देखा अभी 3 धनात्मक आयन होता है और Cl में 1 ऋणात्मक। भाई अगर Cl को एल्युमिनियम के साथ रहना है तो कम से कम 3 एल्युमिनियम होना चाहिए, एक देगा फिर एक देगा फिर एक देगा, तो बनेगी क्या AlCl3, ये है एल्युमिनियम क्लोराइड। इसका मतलब क्या है, सभी धातुओं के धनात्मक आयन आप याद कर लीजिए, मुश्किल से 10-12 होंगे, और ये ऋणात्मक आयन भी आपको याद करना पड़ेगा। यही से आप दिमाग लगा करके अभिक्रियाओं को संतुलित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखते ही आप जान जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए सोडियम क्लोराइड बना है यहाँ पे, ये तो धनात्मक धनात्मक कभी रिएक्शन करते नहीं है, तो ऋणात्मक से रिएक्शन होगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो भाई देखिए सोडियम में एक धनात्मक आयन होता है, ऊपर लिखिए शायद ना दिख रहा हो, सोडियम में एक धनात्मक आयन होता है, क्लोराइड में एक ऋणात्मक, तो भाई NaCl बनेगा। क्या बनेगा, NaCl। यहाँ पे Cl3 है लेकिन आपको 3 से मतलब नहीं होता, हम ये देख रहे हैं जो जिसके साथ जा रहा है उसको कितने भी आयन लेन देन कर रहा है। तो यहाँ पे NaCl होगा कि सोडियम के साथ क्लोराइड NaCl ही होता है, लेकिन Cl यहाँ पे 3 है तो हमको यहाँ पे पीछे 3 लगा के संतुलित करना पड़ेगा, बाकी बेचारा एल्युमिनियम तो अलग ही हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कि सोडियम 3 हो गया तो यहाँ पे इसको 3 लगा दीजिए, ठीक, बस आसानी से रासायनिक अभिक्रिया भी संतुलित हो गई, आपको समझ में भी आ गया। बहुत सारे और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो कल से हम क्या करेंगे, इनको एक एक उदाहरण देंगे और रासायनिक समीकरणों को संक्षिप्त प्रदर्शन और संतुलित करना हम बहुत ही बेहतर तरीके से सीखेंगे। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आपको आज जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत क्या बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कैसे रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखा जाता है। जैसे आप पहला अभी एग्जाम्पल आप क्या पढ़े थे, पहले एग्जाम्पल में आप पढ़े थे, जब केमिस्ट्री का पहला ही पेज खोलेंगे तो उसमें देखेंगे मैग्नीशियम के रिबन को जलाया गया था, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन अकेले है तो मैंने बताया था गैस कभी अकेले नहीं होती, 2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहती है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला बनाना तो क्या MgO2 लिख देंगे, MgO2 लिखेंगे तुरंत गलत होगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम में 2 धनात्मक आयन होता है और ऑक्सीजन में 2 ऋणात्मक आयन होता है, ये 2 दे देगा इसको, इसको 2-3 करने की जरूरत ही नहीं है, ये एक ही परमाणु उसको दे दिया, वो एक ही ले लिया, इसलिए क्या बन जाएगा MgO बन जाएगा। यहाँ भी गलत हो जाता है, MgO होगा। अब यहाँ पे ये 2 था तो इसी को कहते हैं बैलेंस करना, ये भाई 2 था तो हम पीछे 2 लगा देंगे तो Mg2 हो गया, तो इसको भी 2 इसी को कहते हैं मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनता है। आपको समझ में